हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा पिछली क्लासेस में हमने दो चैप्टर को कवर कर लिया है। फर्स्ट वाज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी और जो सेकंड था वो बट डिफाइन करता था सप्लाई के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सेक्शन 7 को डिटेल में और सेक्शन 8 कंपोजिट अनमिक्स सप्लाई के बारे में। ठीक है बेटा, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। इन केस जो प्रीवियस क्लासेस अगर किसी बच्चे की मिस हो गई है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बेटा, वहां से देख सकते हैं। साथ ही ये जो बेटा क्लासेस आप देख रहे हैं, इन केस अगर आपको कोई इन क्लासेस के बारे में कुछ अपना फीडबैक देना है तो वो दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर है बेटा उस पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और जो भी नीडी पर्सन है आप उसे इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में वो डिफाइन करते हैं कि जो भी टैक्स की लेवी लगाने की पावर है वो आती है किसी भी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बेटा करा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 हमने किया था, वहां पर भी हमने ये बात समझी थी। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 101 आया था तो उससे क्या हुआ था बेटा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी या कस्टम्स या स्टेट वैट्स या सिमिलर टैक्सेस जो पहले अर्लियर टैक्स रेजिम में लगा करते थे वो क्या हो गए थे बेटा, सबज्यूम हो गए थे जीएसटी में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो भी टैक्स लगता है किसी भी स्टेट्यूट में तो वहां पर बेटा जो बेसिक नीड होती है टैक्स लगाने की वो होती है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है बेटा, वो इवेंट जिसके अकरेंस से टैक्स लेविड हो जाए, यानी वो इवेंट जिसके होने से टैक्स लग जाए। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर द टैक्सेबल अंडर जीएसटी इज सप्लाई। जैसा कि हमने बेटा पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी, जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो जीएसटी में वो है सप्लाई। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आर लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। देखिए बेटा, जो सीजीएसटी होता है या एसजीएसटी होता है या यूटीजीएसटी होता है वो लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, और जो आईजीएसटी है वो लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। तो बेटा इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, और साथ ही हम देखेंगे बेटा कंपोजिशन स्कीम वो क्या होती है। तो कुल मिलाकर हम जो सेक्शन करने वाले हैं इस चैप्टर में वो करेंगे हम सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई। जनरली देखिए जहां पर लोकेशन होती है सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अगर सेम स्टेट में हो जाए या यूनियन टेरिटरी में हो जाए तो बेटा वो क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो है सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो वो क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी बेटा, जैसा कि हमने पढ़ा तो वहां पे क्या लगेगा, अगर बेटा वो है स्टेट तो उसमें क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लग जाया करते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी तो वहां पर क्या अट्रैक्ट होगा बेटा, सीजीएसटी और साथ ही क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। ये जो यूनियन टेरिटरी है इसका बेटा यूटीजीएसटी एक्ट अलग होगा और ये जो स्टेट है इसका एसजीएसटी एक्ट वो अलग होगा। तो हमारे कोर्स में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और उसके साथ आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन है वो भी पढ़ने हैं, लेकिन हमें यूटीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ने। ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट अब वो बात करता है बेटा इंटर स्टेट सप्लाई की, कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होते हैं। आइए समझते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जहां पर लोकेशन हो सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये दोनों क्या हो, या तो डिफरेंट स्टेट्स में हो या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में हो, या एक स्टेट में हो या दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो, तो उस केस में ये क्या हो गया बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। सप्लाई हो रही है तो सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर वो है किसी एक स्टेट में और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की वो है बेटा किसी यूटी में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। इन केस लोकेशन ऑफ सप्लायर वो है वन स्टेट में और जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की वो है स्टेट 2 में, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा बेटा, इंटर स्टेट। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर वो है एक यूटी में और प्लेस ऑफ सप्लाई वो कहां है, वो दूसरी यूटी में, तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगी, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। कुल मिला के ये बात है कि जैसे ही डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूटीज आ जाएंगी तो उस केस में क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट।
अब बात करते हैं एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। तो जैसा कि हम जानते हैं सीजीएसटी लॉ, जब हमने हमारी फर्स्ट क्लास थी तो वहां पर हमने समझा था कि सीजीएसटी एक्ट जो है वो कहां पर एप्लीकेबल है, टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये सेक्शन 1 डिफाइन करता है सीजीएसटी एक्ट का। लेकिन बेटा यहां पर जो समझने वाली बात आती है वो आती है वर्ड इंडिया, कि इंडिया का मतलब क्या है। बता तो दिया है लॉ ने हमें कि वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, बट इंडिया का मतलब क्या है। तो आइए आगे जो लॉ है वो डिफाइन करता है कि इंडिया का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन आई है बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें डिफाइन किया गया है इंडिया। इंडिया का मतलब देखिए, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद करिए बेटा, जब हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स तो उससे सिमिलर डेफिनेशन यहां पर भी दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम यही बात वहां पर भी लिखी हुई थी। तो इस पॉइंट में बोलता क्या है, इस पॉइंट में बोल रहा है कि इंडिया का मतलब हो जाएगा वो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो डिफाइन की गई है आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है जितने भी उसके स्टेट्स हैं, यूटीज है, वो इंडिया है। चलिए नेक्स्ट, its territorial waters, seabed, subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976। देखिए सेकंड पॉइंट में वो क्या बताते हैं, वो बता रहे हैं कि बेस लाइन से, इंडिया की बेस लाइन से 12 माइल्स तक का जो एरिया है वो क्या है, वो भी इंडिया में इंक्लूडेड है और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स से आप फर्दर एक्सटेंड करें 24 नॉटिकल माइल्स तक, ये वाला एरिया, इसे भी क्या बताया गया है, ये है कंटिन्यूअस जोन और ये भी इंडिया में कवर होता है। इसे हम लेकिन बोलते क्या है, कंटिन्यूअस जोन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब वो बात करते हैं 12 नॉटिकल माइल्स से आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जाए, जितना भी एरिया है ये भी इंडिया में कवर हो जाएगा और इस एरिया का नाम रखा गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या रखा गया बेटा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसे भी इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन साथ ही वो बोलते हैं जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अब इसमें सी बेड है या सबसॉइल है जो वाटर के नीचे है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये भी इंडिया में कवर हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स को एक्सीड करने के बाद जो एरिया है वो होता है बेटा हाई सी, ये डेफिनेशन में कवर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट में, वो बोलते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन के 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया है वो सब इंडिया में उन्होंने कवर किया हुआ है। 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को क्या बोलते हैं, वो TWI। 12 से फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस जोन। और 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये बात थी सेकंड पॉइंट की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। देखिए जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं इनके ऊपर का एयर स्पेस, और जो टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है, जो स्टेट है, जो यूटीज है, उनकी बात कर रहा है, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया में कंसिडर कर लिया गया है। समझ आ गया बेटा, अब इंडिया की डेफिनेशन है क्या। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं बेटा वो स्टेट जीएसटी लॉ की। तो वो बोलते हैं स्टेट जीएसटी लॉ जो होगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एक्सटेंड करेगा पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। देखिए समझिए बेटा, वो बताना क्या चाहते हैं कि जो भी स्टेट का जीएसटी लॉ होगा वो पूरे स्टेट पर एप्लीकेबल होगा, और यूनियन टेरिटरी को भी बेटा स्टेट की डेफिनेशन में कवर कर लिया गया है। कौन से यूनियन टेरिटरी को, जिनका अपना लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का मतलब है बेटा कि वो यूनियन टेरिटरी जहां पर उनका खुद का सीएम है यूटीज का। ठीक है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, यहां पर क्या है, सीएम होते हैं। अदर यूटीज की बात करें जैसे चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, तो उस केस में बेटा जितने भी ये यूटीज हैं वहां पर सीएम नहीं होती, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीटली रोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। यहां पर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 103 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। वो बोलता है कि स्टेट में इंक्लूड कर ली जाएगी यूटी, कौन सी, लेजिस्लेचर वाली। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। अब बात करते हैं वो आईजीएसटी एक्ट की। आईजीएसटी एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है, तो आईजीएसटी एक्ट भी बेटा होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं
यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ये कहां पर एप्लीकेबल है? तो लॉ बताता है इस केस में ये एक्ट जो है यूटी जीएसटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है सभी यूटीज पर अदर देन वो यूटीज जिनका लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो बेसिकली कितनी यूटीज पे एप्लीकेबल हो गया बेटा? ये हो गया एप्लीकेबल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, लक्षद्वीप पर, दादरा एंड नगर हवेली पर, दमन एंड दीव पर, चंडीगढ़ पर। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें तो बेटा उस पे क्या यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर लेजिस्लेचर अपनी है, और लेजिस्लेचर जब अपनी होती है तो बेटा वहां क्या होता है? स्टेट जीएसटी लॉ बन जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा स्टेट जीएसटी लॉ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। डबल आई पॉइंट में हमने डिस्कस किया था पॉइंट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो कुल मिला के समझे तो बेटा क्या बोलता है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ में? ये बताया गया कि सीजीएसटी एक्ट है वो एप्लीकेबल है होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आईजीएसटी एक्ट है वो भी एप्लीकेबल है होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो स्टेट जीएसटी लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर एप्लीकेबल है, और साथ ही उन यूटीज पर भी एप्लीकेबल है जिनकी अपनी लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट यूटी जीएसटी एक्ट वो कहां पर एप्लीकेबल है? यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है उन यूटीज पर जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब बात करते हैं लेवी की। कब लग जाएगा जीएसटी उसकी बात करते हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ध्यान देना, लेवी एंड कलेक्शन दोनों वर्ड को यूज किया गया, लेवी भी है और कलेक्शन भी है। किसकी? सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी जो डिफाइन करता है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी वो डिफाइन करता है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे बेटा सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। चलिए शुरू करते हैं इसे। सेक्शन 9 डिफाइन करता है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी का सब सेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। देखिए पहली लाइन क्या बोल रही है कि जो प्रोविजन है सब सेक्शन 2 के, उन्हें मैं ओवर रूल नहीं करता, मैं उनके साथ में तालमेल मिला के चलता हूं। यानी सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? जो सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है वो बात प्रिवेल करेगी, लेकिन मेरी बात जो है वो भी चलेगी, दोनों साथ साथ चलेगी। जो सब सेक्शन 2 की बात है मैं उसे ओवर रूल नहीं कर रहा, मैं उसकी बात भी बड़ी कर रहा हूं और अपनी बात भी कह रहा हूं, ये बोलता है सब सेक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, there shall be levied a tax called the Central Goods and Service Tax on all intra-state supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and such rates not exceeding 20%। अभी यहीं तक बेटा देखिए, सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए सबसेक्शन 1 बोल रहा है एक जो है टैक्स लगेगा जो कहलाएगा सीजीएसटी। देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, गुड्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस पर लगेगा ये? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर गुड्स या सर्विस की या दोनों की। इंट्रा स्टेट हमने पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, पर अब बात करता है सीजीएसटी कहां नहीं लगेगा। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पर यह नहीं लगेगा। जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में भी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उस पर सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। देखिए अब वो बोल रहे हैं कि सीजीएसटी लग तो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई पर गुड्स और सर्विसेज की, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर, लेकिन किस वैल्यू पे लगेगा? ये लॉ ने बताया कि वैल्यू जो डिटरमाइन होगी वो डिटरमाइन होगी अंडर सेक्शन 15। तो बेटा जब हम वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे जीएसटी एक्ट में तो वो सेक्शन 15 गवर्न करता है, यहीं से पता चल गया आपको। यानी बेटा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी उन गुड्स और सर्विसेज की जिनकी सप्लाई क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, फर्दर एंड एट सच रेट, और जो रेट होंगे नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी कोई डिफाइंड रेट लगेगा लेकिन वो रेट क्या होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 20%, 20% से ज्यादा नहीं हो सकता।
तो बेटा जब जीएसटी लॉ आ रहा था तो उस समय बहुत ज्यादा ये बहस का विषय था कि जीएसटी का मैक्सिमम जो रेट है वो कितना हो सकता है। कोई बोल रहा था 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा था 28% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने यहां पे क्या डिफाइन कर दिया बेटा, 20% जो है मैक्सिमम रेट हो सकता है। सीजीएसटी का ध्यान देना बेटा, सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। सेम बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम एसजीएसटी पढ़ेंगे तो एसजीएसटी का जो लेवी एंड कलेक्शन का प्रोविजन है वहां पर भी बेटा नॉट एक्सीडिंग 20% ही लिखा हुआ है। तो ओवरऑल रेट कितना हो गया जीएसटी का, 40% मैक्सिमम रेट है। ये बात ध्यान कर लेना, इस लाइन से ये निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट, as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। देखिए अब लास्ट वाली लाइन में क्या बोलता है, as may be notified by the government, जो रेट है सेक्शन 15 जब वैल्यू निकालेगा सीजीएसटी जो कंप्यूट होगा वो किसके अकॉर्डिंग कंप्यूट होगा, जो रेट नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। कैसे नोटिफाई करेगी, जो काउंसिल होगी उसके रिकमेंडेशन पे वो नोटिफाई करेगी। ठीक है, and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। देखिए बेटा इस लाइन का क्या मतलब है, and collected in such manner as may be prescribed, इस लाइन का मतलब है बेटा रूल्स की बात कर रहा है। यहां पर जहां पर भी लॉ बोलता है and in such manner as may be prescribed, तो सिंपल समझ लीजिए वहां पे रूल्स की बात की जा रही है। तो सीजीएसटी रूल्स 2017 में स्पेसिफाई किया हुआ है कि कलेक्शन कैसे किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, और पे कौन करेगा बेटा, टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। यानी जो पर्सन है वो कौन होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तभी वो पे कर सकता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, सबसेक्शन 1 बोलता है कि एक टैक्स लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर गुड्स और सर्विसेज की, और वो टैक्स कहलाएगा सीजीएसटी। लेकिन ये जो सीजीएसटी का जो रेट होगा वो डिफाइन करेगी गवर्नमेंट, और सीजीएसटी का जो रेट होगा जिस वैल्यू पर लगेगा वो डिफाइन करेगा सेक्शन 15। कलेक्ट कैसे किया जाएगा वो सीजीएसटी रूल्स डिफाइन करेंगे, और पे कौन करेगा, इसे टैक्सेबल पर्सन करेगा। ये सबसेक्शन 1 ने बोला। ठीक है बेटा, 5 लाइनों का सेक्शन है लेकिन बातें कितनी सारी बता गया। नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, The central tax on the supply of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। यानी क्या बात कर रहा है वो इस केस में, वो बता रहा है कि जो सेंट्रल टैक्स है यानी सीजीएसटी, वो पेट्रोलियम क्रूड की सप्लाई या हाई स्पीड डीजल या मोटर स्पिरिट या नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल उन पर लेविड हो सकता है। कब से हो सकता है, वो डेट जो मेंशन करेगी गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो याद करिए बेटा एक बार, जब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो अल्कोहलिक लिकर है वो ह्यूमन कंजम्पशन का, उसे तो जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। यहां पर जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ लिया, समझ आ गया, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहां पे बाहर कर दिया गया उसे। और सबसेक्शन 2 में वो क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल टैक्स लग सकता है किसकी सप्लाई पर, पेट्रोलियम क्रूड की, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर। लेकिन ये लगेगा कब, गवर्नमेंट बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है बेटा, वो सेकंड पॉइंट में सिंपल बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम क्रूड की सप्लाई पर, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सभी की सप्लाई पर जीएसटी कब लगेगा, जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, आज की डेट पर अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं की है गवर्नमेंट ने, और पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एटीएफ पर कोई भी जीएसटी आज की डेट पर अभी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ गए। 9(3) की बात करते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all provision of this act shall apply to such a recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। देखिए 9(3) में वो क्या करते हैं, 9(3) में वो बात करें कि गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी किसकी रिकमेंडेशन पर, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर।
कुछ कैटेगरी करेगी नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों की, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जहां पर जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। देखिए बेटा जीएसटी में क्या होता है, यूजुअली जो प्रोवाइडर होता है सर्विस का या गुड्स का वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। देखिए बेटा समझिए थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जो प्रोवाइडर होता है बेटा, प्रोवाइडर वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है बेटा, गुड्स या सर्विस दोनों का हो सकता है प्रोवाइडर। ये क्या करता है, ये पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है बेटा, और कलेक्ट किससे करता है, कलेक्ट करता है कंज्यूमर से, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा इन गुड्स और सर्विसेज का, उसी से तो कलेक्ट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में यही हमने पढ़ा, इसकी जेब से पैसा जाता है, लेकिन डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पे ना करके इनडायरेक्ट रूट के थ्रू ये पेमेंट जाती है। तो पे कौन करता है बेटा, प्रोवाइडर पे करता है, हमेशा प्रोवाइडर पे करता है बेटा, ठीक है। तो जब ये प्रोवाइडर टैक्स पे कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि एफसी। अब एफसी का मतलब फ्री क्लासेस मत बोल देना कि सर फ्री क्लासेस भी तो एफसी है, आपका लोगो भी एफसी है, नहीं नहीं वो ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज याद रखना एफसी से, ठीक है बेटा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो रेसिपिएंट होता है बेटा, रेसिपिएंट इन गुड्स और सर्विसेज का, वो क्या कर रहा होता है, वो गवर्नमेंट को बेटा जीएसटी पे करता है। कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो जिन केसेस में रेसिपिएंट जो है बेटा गुड्स और सर्विसेज का पे कर रहा है जीएसटी गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो केसेस कहलाते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोल कहलाते हैं, रिवर्स चार्ज। और इसी को अगर हम बोले तो आरसीएम भी हम बोल सकते हैं, ये बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, समझ आ गया। तो थर्ड पॉइंट में देखिए वो बताना क्या चाहता है, वो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वो स्पेसिफाई कर सकती है कुछ कैटेगरी, किसकी, सप्लाई ऑफ गुड्स की या सर्विसेज की, जहां पर रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पर, ठीक है। और 9 सबसेक्शन 3 में बेटा ये डिफाइन कर दी है गवर्नमेंट ने, नोटिफाई कर दी है कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है या सप्लाई है गुड्स की जहां पर क्या है, रिवर्स चार्ज बेसिस में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है बेटा। ये था हमारा 9 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 की बात करते हैं, क्या बोलता है सबसेक्शन 4, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both। आइए बेटा समझते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है वो, देखिए सिंपल। अभी हमने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज में जो प्रोवाइडर होता है बेटा वो टैक्स पे करता है, और जो आरसीएम होता है उसमें जो रेसिपिएंट होता है वो टैक्स पे करता है, ठीक है, इतना समझ आ गया था। चलिए इसी में बेटा मैं ऐड करना चाहता हूं, जो प्रोवाइडर होगा उसे क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बेटा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कहां पर, जीएसटी लॉ में, जीएसटी लॉ में उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जब ये बेटा रजिस्ट्रेशन ले लेता है जीएसटी लॉ में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। यानी रजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, और अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। इतना समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बोलता क्या है। तो वहां पर बोला जा रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहा है बेटा रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स या सर्विसेज, या दोनों, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सबसेक्शन 4 बोलता है कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज बेसिस में क्या करेगा, इन गुड्स और सर्विसेज पे क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा। ये वो बात कर रहे हैं, सिंपल। हालांकि
ये जो बेटा प्रोविजन है सबसेक्शन 4, इससे रिलेटेड कई सारे प्रोविजन भी है, लेकिन आज की क्लास के लिए जो सेक्शन में लिखा हुआ है मैं आपको सिर्फ उतना समझा रहा हूं। इसमें कई सारी एक्सेप्शन भी हैं, कई सारी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी है, लेकिन अभी जो हम सेक्शन में डिफाइन है केवल उसे समझते हैं कि सेक्शन के सबसेक्शन 4 ने क्या बात बोली है। ठीक है, तो क्या बोलता है सबसेक्शन की जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज या दोनों रिसीव कर रहा है तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा इन गुड्स और सर्विसेज पर, अनरजिस्टर्ड पर्सन वो नहीं करेगा। हाँ ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात कर लेते हैं हम, सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of services the tax on intrastate supply of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all provision of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services। तो सबसेक्शन 5 में क्या बोला जा रहा है बेटा? सबसेक्शन 5 में ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई करेगी कैटेगरीज की, कौन से कैटेगरीज का? सर्विसेज का, जिन पर ईसीओ टैक्स पे करेगा। हालांकि वो सर्विसेज जो है ईसीओ प्रोवाइड नहीं करा रहा, ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है, उस केस में टैक्स फिर भी कौन पे करेगा? ईसीओ करेगा। जैसे इसका एग्जांपल है अमेजन, आपने सुना होगा, अर्बन क्लैप, ये सब क्या है बेटा? ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाती है। गो आईबीबो होटल वाली सर्विसेज, ओयो होटल रूम्स, ये सब क्या है? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। इनके केस में जितनी भी सर्विसेज इनके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, टैक्स कौन देता है? ईसीओ देता है। ठीक है, तो लॉ ने फर्दर डिफाइन किया, इन केस उस ईसीओ का क्या नहीं है? फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसका, तो उस केस में वो क्या करेगा? कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे ईसीओ को उस टैक्सेबल टेरिटरी में, तो वो टैक्स पे करेगा। इन केस ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और फिजिकल प्रेजेंस होने के साथ साथ उसके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है टेरिटरी में, तो लॉ बोलता है कि उस केस में ईसीओ को जो है अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन जो उसके बिहाफ पर टैक्स पे कर सके। समझ आ गया बेटा? तो एक बार देखिए क्या बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होंगी गुड्स या सर्विसेज की, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर उन पर लगेगा सीजीएसटी, और सीजीएसटी किस वैल्यू पर लगेगा वो डिटरमाइन की जाएगी एज पर सेक्शन 15। रेट्स कौन से होंगे? रेट्स जो डिफाइन करेगी गवर्नमेंट, और कलेक्ट कैसे किया जाएगा वो बताया जाएगा रूल्स के थ्रू, और टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। साथ ही सबसेक्शन 1 में उन्होंने बताया कि जो रेट है सीजीएसटी का वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सबसेक्शन 1 यहां पर खत्म। नेक्स्ट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में यह बताया गया है कि जो सप्लाई हो रही है पेट्रोलियम क्रूड की, हाई स्पीड डीजल की, मोटर स्पिरिट की, नेचुरल गैस की और एटीएफ की, इनके ऊपर बेटा सीजीएसटी लग सकता है एक डेट से, जो डेट नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ये बात बताई गई। 9(3) में वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कैटेगरी स्पेसिफाई करेगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जिन पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे किया जाएगा रेसिपिएंट के थ्रू। ठीक है। 9(4) में वो बोलते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज ले रहा है तो उस केस में जो टैक्स पे करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर नहीं करेगा। ठीक है। सबसेक्शन 5 में उन्होंने बताया कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिन पर टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ टैक्स पे करेगा। और ये सर्विसेज क्या है? ये जो सर्विसेज है बेटा ये कहां प्रोवाइड की जा रही है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ध्यान देना, इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहा है। जब हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी सप्लाई कौन सी है? इंट्रा स्टेट है। तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है, उनके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स पे करेगा। ठीक है। और इन केस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का वहां पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसे फिर कोई पर्सन जो उसे रिप्रेजेंट कर सके वो होगा, वो टैक्स पे करेगा। इन केस फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और जो कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर सके वो भी नहीं है, तो उस केस में ईसीओ जो है उसे एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो टैक्स पे कर सके। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये था बेटा हमारा सेक्शन 9। चलते बेटा आगे, वैल्यू फॉर लेवी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है जिस पर जीएसटी लगता है। ठीक है।
यहां पर भी यही बताया गया, डिस्कस इन डिटेल चैप्टर 5 टाइम एंड सप्लाई। रेट्स ऑफ सीजीएसटी, तो गवर्नमेंट ने बेटा काउंसिल के रिकमेंडेशन पर रेट्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिए हैं। जो रेट्स हैं वो ये हैं 0%, 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9%, 14% और मैक्सिमम रेट 20%। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये रेट स्पेसिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी। ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी लगता है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं। आईजीएसटी में भी सेम प्रोविजन गवर्न किए गए हैं, वहां पर भी यही लिखा गया है कि जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा वो लेविड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कंप्यूट होगी अंडर सेक्शन 15 पर ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी लॉ, जैसे कि हमने बात करी, अल्कोहलिक लिकर जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आता, आईजीएसटी भी उस पर नहीं लगता। IGST is the sum total of CGST, SGST and UTGST. Maximum rate of IGST can be 40%. As we already discussed this provision in earlier classes, we already know this. ये हमें पता ही है कि जो IGST होता है वो बेटा CGST और SGST या CGST और UTGST का सम टोटल होता है। तो CGST का हो गया बेटा 20% मैक्सिमम रेट, और SGST और UTGST के केस में भी सेम प्रोविजन वहां पर लगाए गए हैं, लिखे गए हैं, वहां पर भी मैक्सिमम रेट 20% है। तो उस केस में 20 + 20 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 40% हो जाएगा। ठीक है। However, CGST, IGST on supply of following items had not been yet levied, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जीएसटी के पर्व्यू में तो हैं, बट इन पर अभी रेट नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, आरसीएम की। कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है, कौन कौन से ऐसी ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की जहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है? तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है ऑलरेडी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर क्या हो रहा है? जीएसटी लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दें, जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है रिवर्स चार्ज में वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं गुड्स की जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। जैसे गुड्स लाइक कैश्यू नट्स, वेदर नॉट शील्ड पील्ड, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क, यार्न, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन एटसेट्रा, ये बेटा टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या रेलिवेंट कह लें आप उसे, वो है बेटा सर्विसेज के केस, जहां पर सप्लाई हो रही है सर्विसेज की। तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वो हम देख लेते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली सर्विस है बेटा कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सबसे पहली सर्विस है बेटा सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए की बात कर रहा है। कौन सी? जीटीए। तो समझिए पहले बेटा कि सबसे पहले जीटीए क्या होता है। जीटीए एक नोटिफिकेशन आई थी बेटा, नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की। तो उसमें डिफाइन किया गया था कि जीटीए होता क्या है। जीटीए उन्होंने बताया कि एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस, कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। कौन सी सर्विस बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? बाय रोड। ये बात ध्यान देना, बाय रोड। प्लस वो साथ में क्या करता हो? कंसाइनमेंट नोट इशू करता हो, कंसाइनमेंट नोट इशू करता हो। ठीक है बेटा। तो यानी जीटीए कौन हुआ? वो पर्सन जो क्या करता हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता हो। ठीक है। कैसे? रोड के थ्रू। प्लस साथ में वो क्या इशू करता हो बेटा? कंसाइनमेंट नोट इशू करता हो। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा जीटीए कहलाएगा। लेकिन एक बात और, कंसाइनमेंट नोट क्या होता है बेटा? तो कंसाइनमेंट नोट समझो क्या होता है। कंसाइनमेंट नोट बेटा एक तरीके की रिसीट जो होता है वो जीटीए प्रोवाइड कराता है रेसिपेंट को कि हाँ हमने आपके गुड्स जो है वो रिसीव कर लिए हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहां पर हम गुड्स आपके पहुंचा देंगे। इनकेस रास्ते में अगर गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये होता है कंसाइनमेंट नोट। तो इनकेस अगर कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है,
सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कर रही है गुड्स का रोड के थ्रू, तो क्या वो जीटीए हो जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंसाइनमेंट नोट भी इशू करती है तभी वो क्या कहलाएगी? जीटीए, अदरवाइज वो जीटीए नहीं कहला पाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा जीटीए का कंसेप्ट समझ आ गया। जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट कब होगा उसे समझने से पहले छोटा पॉइंट और है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उधर आते हैं। ठीक है बेटा, तो जीटीए के केस में बेटा जो सर्विसेज होती हैं वो दो रेट पर टैक्सेबल होती है। नंबर 1 वो होती है 5% पे टैक्सेबल, और नंबर 2 12% पर। ठीक है, 5% में ध्यान दे, 5% में बेटा ये 5% की जो बात करता है उसमें 2.5% क्या है? सीजीएसटी, और 2.5% जो बैलेंस है वो क्या है बेटा? वो है एसजीएसटी भी हो सकता है और यूटीजीएसटी भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया, इसकी वो बात करता है। ऐसे ये जो 12% है बेटा, इसमें 6% जो है वो क्या है? सीजीएसटी, और अनदर जो 6% है बैलेंस वो क्या है? एसजीएसटी भी हो सकता है और यूटीजीएसटी भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के बारे में बोलता है कि ये जो 5% जीटीए की सर्विस टैक्सेबल होगी, इस केस में जो जीटीए होगा वो बेटा आईटीसी नहीं ले सकता। गुड्स और सर्विसेज जो भी वो रिसीव करेगा उनके ऊपर वो आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है, आईटीसी क्या होता है अभी समझाता हूं आपको। और जो दूसरा केस है 12% का, तो बेटा हाइयर रेट है। गवर्नमेंट जब भी हाइयर रेट लेगी तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगी, तो इसमें सिंपल बोला है कि आईटीसी जो है वो अवेल कर सकता है। ठीक है, ये बात बोली गई है। यानी जीटीए की सर्विस पर जो है बेटा दो रेट एप्लीकेबल है, एक है 5% का, एक है 12%। 5% की बात करें तो वो होगा 5% विदाउट अवेलिंग आईटीसी, और 12% का जो रेट होगा वो बेटा अवेलिंग आईटीसी, यानी आईटीसी अवेल कर सकता है। अब समझते बेटा आईटीसी होता क्या है, तो सिंपल समझिए बेटा आईटीसी होता क्या है। वैसे तो इसका पूरा चैप्टर है जिसमें हमें समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा आईटीसी, लेकिन आज के लिए मैं आपको सिर्फ एक माइंड फ्रेम तैयार करा देता हूं कि आईटीसी होता क्या है। तो आईटीसी की जो बेटा फुल फॉर्म है उसी में उसका नाम छिपा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हुआ सर? देखिए समझिए, रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है उसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके की उसे रिलैक्सेशन दे रही है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्टली पे नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है, पे कौन करता है बेटा? अल्टीमेटली तो वो कंज्यूमर ही पे करता है जो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है, ये हमें पता है। तो इस वजह से आईटीसी के प्रोविजन लगाए गए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉकेट में से किसकी में से जा रहा है टैक्स? वो जा रहा है कंज्यूमर की पॉकेट में से। लेकिन पे कौन करता है गवर्नमेंट को? जो सप्लायर होता है या जो प्रोवाइडर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, बात करें एक एग्जांपल की, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है। ठीक है, गुड्स बेच रहा है कंज्यूमर को। अब इस गुड्स की जो वैल्यू है बेटा वो है 100 प्लस 18% उस पर जीएसटी, यानी 118 रुपए, जिसमें से 18 रुपए वो कहां से कलेक्ट कर रहा होगा? कंज्यूमर से कलेक्ट किए होंगे 18 रुपीज। ठीक है, और ये जो 18 रुपए होंगे ये गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे। ठीक है, साथ ही बेटा ये रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स या सर्विसेज लेके आता होगा जो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता होगा, उस पर भी जीएसटी ये पे करता होगा। याद करिए बेसिक क्लास जो हमने करी थी, वहां पर भी ये जीएसटी कुछ पे करके आता होगा। तो फॉर एन एग्जांपल ये जो 100 प्लस 18 वाला केस है, ये जो गुड्स लेके आया था, हम बात करते हैं सपोज ये गुड्स लेके आया था 90 रुपीज का, और उस पे जीएसटी कितना लगा था बेटा? उस पे भी जीएसटी का रेट था बेटा 18%, तो जीएसटी कितना लग गया? 16.2 रुपीज ये लग गया। ये इसने पे कैसे किया होगा बेटा? अपनी पॉकेट से पे किया होगा, क्योंकि जो इसका सप्लायर होगा रजिस्टर्ड पर्सन, उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा ये टैक्स। याद है बेटा, प्रोवाइडर पे करता है अल्टीमेटली, तो इसके जो सप्लायर होगा उसने टैक्स पे कर दिया होगा। कलेक्ट किससे किया होगा? इस रजिस्टर्ड पर्सन से कलेक्ट किया होगा। तो इसकी जेब से कितने जा चुके हैं ऑलरेडी? 16.2 रुपीज। और इनडायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेटली किसे पे करना है? कंज्यूमर को पे करना है। तो गवर्नमेंट को तो 18 रुपए चाहिए अपने। तो ध्यान करें बेटा, ये जो 18 रुपीज कंज्यूमर पे कर रहा है, उसमें से 16.2 जो इसने पैसे दिए हुए, इसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, उसका ये क्या लेगा? क्रेडिट ले लेगा। ठीक है बेटा, क्या ले लेगा? क्रेडिट। तो बेटा क्या बना प्रोविजन? प्रोविजन ये बना कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो जो भी इनपुट यूज कर रहा है, इनपुट में गुड्स भी आ सकते हैं, सर्विस भी आ सकते हैं अपने बिजनेस में।
ठीक है, उस पे लगने वाला टैक्स का वो क्या ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा। और ये क्रेडिट कहां पर यूटिलाइज करेगा, जब वो टैक्स पे कर रहा है, अल्टीमेटली जब वो टैक्स पे कर रहा है तो उसमें से उसका क्रेडिट वो ले लिया करता है। कौन से ऐसे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिनका क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट कैसे मिलता है, ये बेटा हमारा आईटीसी चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसका टॉपिक है। लेकिन आज के लिए तुम समझ गए, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो गुड्स या सर्विसेज जो ले रहा है अपने बिजनेस के लिए, जो इनपुट्स वो ले रहा है अपने बिजनेस के लिए, उस पे लगने वाला टैक्स का वो क्या ले लेता है, क्रेडिट। वो क्या कहलाता है, आईटीसी। ठीक है, समझ आ गया आईटीसी क्या है। चलिए अब बात करते हैं जीटीए सर्विसेज के रिवर्स चार्ज के केस में। दो रेट हमने पढ़े बेटा, एक पढ़ा हमने 5% और एक पढ़ा हमने 12%। तो ध्यान दें यहां पर रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विस है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सप्लायर ऑफ सर्विस का कॉलम में ले जाना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है, जीटीए who has not paid CGST at the rate of 6%। CGST 6%, यानी ये रेट कौन सा बेटा, ये 12% की बात कर रहा है। CGST प्लस SGST या CGST प्लस UTGST 12% हो जाता है, उसकी बात कर रहा है। यानी CGST 6% है। याद करिए, CGST जहां पर 6% था वहां पर ITC मिल जाया करता था। तो क्या ये केस एप्लीकेबल है यहां पर, आंसर इज नो। Who has not paid CGST, यानी जिस जीटीए ने CGST 6% पे नहीं किया उस पर एप्लीकेबल है। जो आईटीसी नहीं ले रहा वो रिवर्स चार्ज में आ रहे हैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी से। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीटीए की सप्लाई ऑफ सर्विसेज है इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, ये भी हमें पता है कि जीटीए होता ही वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। टू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टू किसे दे रहा है वो सर्विस, यानी रेसिपिएंट कौन है। आरसीएम का मतलब क्या है बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो आरसीएम के जब भी हम प्रोविजन चेक करेंगे उसमें हमें प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर कौन है ये देखना है, और रेसिपिएंट कौन है। जैसे रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है ये हमें चेक करनी होती है, तो रेसिपिएंट को ध्यान में रखना है कि रेसिपिएंट कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स वही पे करेगा, आरसीएम के प्रोविजन है। ठीक है बेटा, जीटीए जो है वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करा रहा है किसे, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। चलो कुल मिला के अगर इसे हम कहें तो फैक्ट्रीज एक्ट में कोई फैक्ट्री रजिस्टर्ड है वो, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एस्टेब्लिश करी है किसने, लॉ ने। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और द एसजीएसटी एक्ट और द यूटीजीएसटी एक्ट, यानी किसकी बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। डी क्लॉज में हम सिंपल बोले एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ई, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ, यानी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। एफ, एनी पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एओपीज, कोई पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एओपी। नेक्स्ट, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे तो वहां पे समझेंगे। चलिए अब देखिए जरा प्रोविजन कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि अगर कोई जीटीए है वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करा रहा है किसे, कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री को जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, या कोई पार्टनरशिप फर्म को जिसमें एओपी भी इंक्लूडेड है, या एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन्हें वो प्रोवाइड करा रहा है। तो उस केस में लॉ ने बोला जो भी ये रेसिपिएंट है वो ही टैक्स पे करेंगे, प्रोवाइडेड जो जीटी है बेटा वो टैक्स ना पे करता हो 6% वाला सीजीएसटी, यानी 12% रेट पे ना कर रहा हो। अगर 12% वाला रेट पे कर रहा है तो बेटा ये रिवर्स चार्ज के प्रोविजन वहां पर नहीं लगेंगे, फिर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, जीटीए पे करेगा अपनी जेब से। समझ आ गया। अब देख लेते हैं इसकी एक एक्सेप्शन की ओर बात कर लेते हैं, आइए। हाउएवर, reverse charge mechanism shall not apply to services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to, यानी अब GTA किसे प्रोवाइड करा रहा बेटा सर्विस, a department establishment of a central government और state government और UT, यानी किसका डिपार्टमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने किया, या यूनियन अथॉरिटी ने किया है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट एजेंसी है।
which has taken registration under CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services। देखिए वो ये जो वैसे 51 के जो प्रोविजन है बेटा वो फाइनल लेवल के हैं, TDS के प्रोविजन है। TDS containing section 51 shall be discussed as the final level। देखिए बोलना क्या चाहते हैं वो कि ये जो डिपार्टमेंट है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या यूटी के, लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट एजेंसी के, और ये डिपार्टमेंट कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन डिपार्टमेंट ने जीएसटी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो सिर्फ इस पर्पस से लिया है कि वो टीडीएस डिडक्ट कर सके। कोई टैक्सेबल सप्लाई उन्हें प्रोवाइड नहीं करानी गुड्स या सर्विसेज की, ओनली उन्होंने रजिस्ट्रेशन किस पर्पस के लिए ताकि वो टीडीएस डिडक्ट कर सके। तो उस केस में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी है, वहां पर आरसीएम के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे जहां पर जीटीए उन्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो जीटीए को एक बार बेटा सम अप करो, जीटीए की सर्विस कब अट्रैक्ट होगी रिवर्स चार्ज में, जीटीए की सर्विस तब होगी अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज में जहां पर जीटीए सीजीएसटी एक्ट 6% पे नहीं कर रहा, यानी ओवरऑल 12% का रेट वो एप्लीकेबल नहीं कर रहा, वो 5% वाला रेट अप्लाई कर रहा है। तो उस केस में आईटीसी वो ले नहीं सकता, ध्यान देना। आरसीएम की सर्विस अट्रैक्ट हो जाएगी। कब अट्रैक्ट होगी, कौन कौन से रेसिपिएंट है जिन्हें आरसीएम में जीएसटी पे करना होगा। तो लॉ ने बताया कि अगर जीटीए जो है वो प्रोवाइड करा रहा है किसी फैक्ट्री को जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ओपी इंक्लूडेड है, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उन सभी केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट हो जाएगा और फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी या रजिस्टर्ड पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी ये टैक्स पे करेंगे उस सर्विस पर। हाउएवर जो रिवर्स चार्ज के प्रोविजन वो एप्लीकेबल नहीं होंगे कहां पर, अगर जीटीए प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस किसे, डिपार्टमेंट को, किसके डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के या लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट एजेंसी के, जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51। तो उस केस में आरसीएम के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, वहां पर जीटीए जो है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।